गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 23 जून है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया, साथ ही निबंध के कौन कौन से पॉइंट आपको यहाँ से निकाले जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का डिस्कशन पॉइंट क्या रहेगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रवेश परीक्षाएं फुल प्रूफ बनाने के लिए 7 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तो यह कमेटी क्या है, किस रूप से काम करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक हुई, 53 बैठक हुई है, तो इससे संबंधित आयामों को देखेंगे। साथ ही देखेंगे जीएसटी परिषद क्या होती है, इसके कार्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, अर्थात इसके अंतर्गत कर संरचना कैसे बनाई जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे तीस्ता जल प्रबंधन के लिए अपनी टीम भेजेगा भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आपको भारत के दौरे पर आई हुई हैं, तो इन सारे आयामों की चर्चा करेंगे। भारत बांग्लादेश के रिश्तों को देखेंगे, आर्थिक सहयोग कैसा है, रक्षा सहयोग कैसा है और सूचना संबंध कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें करेंगे। फिर ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में क्या भारत ने प्रगति की है, साथ ही उसके भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के मुद्दे को भी देखेंगे और सभी मुद्दों की दीर्घकालिक नीतियां कैसी बनाई जा सकती, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर बात की जाए, हमारी पड़ोस नीति में महत्वपूर्ण एक देश आया हुआ हमारे दौरे पर, तो उस सभी आयामों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड में सहकारी समितियों में प्रबंध समिति जो बनाई जाती है उसमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है। इससे क्या लाभ होगा, इसके भविष्यगत क्या उद्देश्य पूर्ति हो सकती है, महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व में क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों के लिए कैसे यह एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के तौर पर काम करेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में 10 प्रमुख देशों में होने वाले निर्यात का एक आंकड़ा आया है, तो उन आंकड़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे शोध करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने से भारत क्या है, तीसरे स्थान पर आ गया है, तो ये आंकड़े कैसे महिला सशक्तिकरण को और मजबूत बना सकती है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। संपादकीय में हम देखेंगे प्रश्नों के घेरे में है परीक्षाएं। हम नीट की परीक्षा की बात करें, अनपरीक्षित प्रतियोगी परीक्षा की बात करें जिसमें प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो लगातार यह प्रश्न चिन्ह होता है। ऐसा नहीं कि देश के किसी एक क्षेत्र में, बिहार से लेकर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, आपको अन्य राज्यों में बात की गई, हाल ही में आपको साउथ के कुछ स्टेट में भी बात हुई थी। तो इस तरीके से देखते हम लगातार परीक्षाओं में जो प्रश्न लीक हो जाता है, तो हम किस प्रकार से चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन कर गूगल स्कैनर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति है इसका, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए रहते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जहाँ पर MCQ लगातार चलाया जाता है, तो इसका लाभ ले सकते हैं। फिर आप विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in पर, जहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए आगे बात करेंगे बिना समय गंवाए हुए। देखिए समिति बनाई गई है, उच्च स्तरीय समिति है, 7 सदस्यीय समिति है। अब ध्यान रखिएगा, पेपर लीक मामले के बाद गंभीर सवालों के संदेह के घेरे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA है कि आमूलचूल परिवर्तन और प्रवेश परीक्षाओं पर छात्रों के भरोसा कायम करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। देखिए इस भरोसे कायम के लिए शिक्षा क्षेत्र में इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष है डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठित किया गया। इससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, इनसे पहले भी बहुत से समितियों में इनका नाम आया है, तो वो कौन कौन सी कमेटी है उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट ईयर इस पर एक कमेटी बनी थी इनके नेतृत्व में, तो उस पर हम लोग चर्चा किए थे, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा इनकी अध्यक्षता में और भी कौन कौन सी कमेटी निर्मित हुई है। अब के राधाकृष्णन जो है, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ साथ कौन और रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा इनकी जिम्मेवारी क्या होगी। समिति की पूरी परीक्षा की प्रक्रिया तंत्र में सुधार करने का, प्रश्न पत्र समेत अन्य डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करने के लिए। कुल मिलाकर बात की जाए तो सरकार अब इस मामले में संदिग्ध रूप से दिख रही है। जो भी कमेटी रिपोर्ट देगी उस पर चर्चा परिचर्चा होगी और नियम कानून जरूर बनेंगे, और यह होना भी चाहिए। जैसे कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 1 साल मेहनत कर रहा है, 1 वर्ष मेहनत कर रहा है, और उसके पूरी सफलता का पैमाना केवल यह नहीं हो सकता है कोई प्रश्न पत्र लीक हो जाए और उसके बाद उसके साथ अनियमितताओं के
भ्रष्टाचार के मानक उस पर शामिल करते हुए उसको अयोग्य ठहरा दिया जाए। उसे पूरा फेयर रूप से क्या होना चाहिए, भय मुक्त प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त आपको परीक्षा के माहौल उत्पन्न करने होंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करने होंगे। इससे हम दो कानी बातें नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें रणदीप गुलेरिया भी शामिल है, प्रोफेसर BJ राव शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, इसरो के अध्यक्ष राधाकृष्णन, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर BJ राव, IIT मद्रास सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जो एमरिस्ट के राममूर्ति हैं, पीपल स्ट्रांग और कर्मयोगी भारत के सह संस्थापक पंकज बंसल है, IIT दिल्ली के ग्रीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर आदित्य मित्तल हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल है। तो कुल मिलाकर इतने लोग इस समिति में शामिल है। अब जो भी बातें होंगी इसके बाद हम बात करेंगे जब इसकी समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। समिति के रिपोर्ट के बाद कौन कौन सी अनुशंसाएँ जो परीक्षा उपयोगी महत्ता को बढ़ावा देगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में यह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। जो NTA की मानक परिचालन प्रक्रिया हो की समीक्षा ये सब करेगा। साथ ही साथ यह जब आ जाएगा नीट जो NTA आपको दिया जा रहा है, नेशनल टेस्ट एजेंसी से संबंधित, जब यह कानून आएगा, जो भी समिति रिपोर्ट देगी, उसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी मांगे उठेगी। अब लगातार अब सुधार का दौर चलेगा, जहां पर हम देखिएगा बात करेंगे कुछ ही वर्षों में इन सब चीज़ों को लेकर पुख्ता मानक होंगे, पुख्ता मानक बनाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि लगातार इधर पेपर लीक हुआ, UP की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो आप लगातार इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते हैं। कब तक शासन प्रशासन इससे दूर जाएगी, तो लगातार डिमांड बढ़ेगी। और इस बार चुनाव का प्रमुख मुद्दा UP में रहा, जहां सीटों की संख्या कम आने का कारण भी एक यह माना गया था। तो इन सारे मुद्दों को लेकर राजनीतिक रूप से हम सजग होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। देखिए, GST काउंसिल की ये 53वीं बैठक आयोजित की गई कल। तो GST काउंसिल के संदर्भ में देखिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। GST प्लेटफॉर्म टिकट, छात्रों के हॉस्टल में रहने में नहीं लगेगा GST। तो कुल मिलाकर अन्य फैसलों लिए गए, जो स्टील, एल्युमिनियम, अन्य प्रकार के जो दूध के केन है, सभी प्रकार के सोलर कुकर, विभिन्न प्रकार के आइटम को पैक करने वाले बॉक्स, पानी स्पेयर पर अब एक समान 12% का टैक्स लगेगा, GST लगेगा। ध्यान रखिएगा, इसके पहले इसकी वजह के दर पर विवाद हो रहा था, पर अब क्या हुआ, इन सारे पर 12% का GST लगेगा। वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 के बीच डिमांड नोटिस में कोई ब्याज का जुर्माना नहीं। जो डिमांड नोटिस दिया जाता है उसके लिए ब्याज पर कोई जुर्माना नहीं होगा। अगले साल जो मार्च तक नोटिस मुताबिक भुगतान करने की छूट में मिलेगी। नोटिस फर्जीवाड़े पर जुड़ा नहीं रहेगा। ये सब आंकड़े दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें देखने की आवश्यकता होगी। जैसे अब है रिपेयरिंग, बुकिंग, इस श्रेणी जो दी गई इसमें 12 से 18% के हिसाब से GST लगेंगे। फिर 5% प्लेटफॉर्म टिकट पर 5% GST है, इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट का दाम पे खास फर्क नहीं आएगा। तो ये सब मात्रा जो है अब ये कम होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब कम किया जाएगा। अब कुल मिलाकर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या इसके साथ ही हम किन किन मुद्दों को महत्वपूर्ण रूप से देखें, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न में यहाँ से पूछा जा सकता है किस संशोधन विधेयक के तहत GST की बात की गई। तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसके आधार पर 2016 में GST अधिनियम 101 अधिनियम के तहत संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जिसमें 1 के तहत क्या किया गया था, लागू किया गया था, जिसमें 15 से अधिक राज्यों ने अपनी पुष्टि की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त बात की गई है राज्य तय करे पेट्रोल डीजल का दाम, इसी GST काउंसिल की बैठक में। तो राज्य पर डिमांड जो बातें की गई है कि आप जो भी डीजल पेट्रोल के दाम है, जिसमें जो आप टैक्स लगाते हो, उसके लिए आपको राज्य ही उत्तरदायी होंगे। उसके लिए चीज़ें खुली रखी गई, ओपन रखी गई। ऐसी बातें की जा रही थी कि केंद्र ही इसके लिए प्रतियोजित रूप से काम करे। अब देखिएगा कि आसान कारोबार को आसान बनाए, अनुपालन भार कम करने के लिए प्रतिबद्ध। यही कारण केंद्रीय GST जो है के दायरे 58.60 लाख टैक्स पेयर और सिर्फ 1.96% को किसी प्रकार का नोटिस भेजा गया है। तो देखिए, इस तरीके के जो मापदंड आते हैं, टैक्स आते हैं, रिपोर्ट आती है, तो कुछ चीज़ें आपको सामने जाननी होगी। अब कुछ की अपील फाइल के लिए जमा राशि की छूट दी गई है, तो इस आंकड़े को एक बार देख लेना है। आगे हम बात करेंगे इसमें कि GST काउंसिल के साथ साथ GST परिषद है क्या। पहले ये देखिए GST काउंसिल होता क्या है। यह एक केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होता है, जो अनुच्छेद
जो 9A है उसका /A है, सब ऑब्लिक, उसके अनुसार यह राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुसार स्थापित किया गया। अब यह परिषद जो है केंद्रीय वित्त मंत्री, जो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे वित्त मंत्री, और केंद्रीय राज्यों के मंत्री अर्थात राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं दोनों से मिलकर यह बनता है। विभिन्न राज्यों के मंत्री होंगे प्लस आपको वित्त मंत्री देश के। फिर प्रत्येक राज्य वित्त कराधान को प्रभावी बनाने प्रभावी मंत्री किसी अन्य मंत्री के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। तो कुल मिलाकर वे वित्त मंत्रियों, केंद्र और राज्यों के स्तर के वित्त मंत्रियों का यह परिषद होता है जिस पर निर्णय लिया जाता है। इसके कार्य होते हैं परिषद के अनुच्छेद 279 अर्थात जो एक्ट है उसके अनुच्छेद के तहत जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिश करने के लिए, जैसे वस्तुओं और सेवाओं के जीएसटी, मॉडल जीएसटी कानून अधीन या छूट दी जा सकती है के लिए वो कार्य करता है। यह जीएसटी विभिन्न दर स्लैब को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए मंत्रियों के एक पैनल में अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ जो हुआ था 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया था। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो स्लैब निर्धारित किया जाता है ना, स्लैब कितना प्रतिशत का टैक्स लगाना है, सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा एक वर्डिक्ट में कह रखा है कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होगी। उसके लिए आपको न्यायालय ने कहा कि संविधान अनुच्छेद 246A के संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर जीएसटी का कानून बनाने और एक साथ शक्ति देता है और परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों के शामिल करने वाली बातों का परिणाम है। अर्थात यहाँ पर राय ली जाएगी, राय के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि काउंसिल अगर बोल देती है, काउंसिल के कुछ सदस्य यह बोल देते हैं ना कि मान लीजिए 100 काउंसिल के सदस्य हैं, उसमें से बहुमत 50+1 आ रहा है, तो यह नहीं होगा कि वह निर्णय मान लिया जाएगा। यहाँ पर सर्वाधिक मत यहाँ पर प्राप्त करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जितना अधिक सहमति बनेगी उसी के आधार पर स्लैब निर्धारित होगा। यह बाध्यकारी नहीं है किसी राज्य में लागू कर देने। मान लीजिए स्लैब लागू कर दिया और राज्य इसको नहीं मानेगा, इसको भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जो जीएसटी की सिफारिश होगी वो बाध्यकारी नहीं होगी, वो राज्य विशेष के आधार पर नीतिगत हो सकती है। अब ध्यान रखिए, जीएसटी के अंतर्गत संरचना की बात करती है तो एक केंद्रीय जीएसटी सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी, राज्य जीएसटी और एकीकृत जीएसटी जिसे आईजीएसटी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, उत्पाद शुल्क, सेवा कर जैसे कवर करने के लिए, शामिल करने के लिए केंद्रीय जीएसटी, वैट लग्जरी टैक्स लागू करने के लिए एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, और एकीकृत जिसमें अंतर्राज्यीय व्यापार की बात करें, अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य की व्यापार करें तो आईजीएसटी की बात होगी। अब ध्यान रखिएगा नोट कि आईजीएसटी जो होंगे स्वयं एक कर नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय करने के लिए कर प्रणाली बनाई गई है। अर्थात कितना जीएसटी, एसजीएसटी, कितना सीजीएसटी, उसके बीच का औसत जो आपको प्राप्त होगा यहीं से प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखना है, ये अलग स्लैब नहीं बनाता है। इसके तहत जीएसटी स्लैब के तहत सभी वस्तुओं सेवाओं के लिए 4 स्तरीय संरचना देता है, 5%, 12%, 18%, 28%, जहाँ पर हम जीएसटी स्लैब के तौर पर निर्धारित करते हैं। अब ध्यान रखिए 28% सबसे लग्जरी वस्तुओं पर लगाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए हुए हैं जिसको देखने की आवश्यकता है। हालांकि इसका उत्तर मैंने यहाँ पर दे दी, गलती से यहाँ पर शो हो गया है, कोई बात नहीं। पर प्रश्न देखिए कि आपको 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 2017 में पीटी फैक्ट आपको प्रश्न पूछे जा चुके हैं जीएसटी से संबंधित। तो आपको लगातार जीएसटी काउंसिल जब भी बात होती है, परिषद की जब भी बैठक होती है, तो आपको यहाँ से प्रश्न जीएसटी के संदर्भ में प्रश्न आपको शायद एग्जाम में पूछ दे। ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न नहीं पूछ सकता है। अगर मेंस की हम बात करें, देखिए 2020, 2019, 2017 और 2013 में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं जीएसटी से संबंधित प्रश्नों को लेकर। अब बहुत से प्रश्न अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है कि महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन ऐसे ही होता है। कितनी बार प्रश्न लगातार एग्जाम में आ चुका है, देख सकते हैं 20 में आपको प्रश्न है, 19 में है, 17 में है और 13 में है। तो लगातार इधर कुछ वर्षों में ये रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, तीस्ता के जल प्रबंधन के लिए अपनी टीम भेजेगा भारत। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री और जो बांग्लादेश की समकक्ष जो हैं शेख हसीना, वो भारत के दौरे पर है।
अभी हाल ही में आपको राष्ट्रपति से भी मिली वो। तो देखिए कुल 10 समझौते किए गए हैं भारत और अभी बांग्लादेश के इस दौरे में। ध्यान रखिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण, बांग्लादेश नागरिक के इलाज के लिए ई वीज़ा की बात की गई है। राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन घोषणा की गई है। चटगांव और कोलकाता के बीच बस सेवा की बात की जा रही है। सिराजगंज में भारत बनाएगा नया टर्मिनल और नेपाल से 45 मेगावाट बिजली भारत के जरिए बांग्लादेश को प्राप्त होगी। यूपीआई को अपनाएगा बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बताइए यूपीआई को किन किन देशों ने अपनाया है। हाल ही में आंकड़े मैंने दिए हैं, ऐसे नहीं कि यह नई बातें हैं। किन किन देशों ने अपनाया, कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिएगा। लगातार इस पर बातें चर्चा चल रही है, कितने देशों ने अब तक दे रखा है यूपीआई को। तो बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो हम व्यापार को लेकर सबसे यूपीआई अगर अपनाता है, 2 इसके महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। पहला तो जो प्रवासी भारतीय है जो बांग्लादेश में होंगे उसको पैसे लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में अपना कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट वो पैसा अपने अकाउंट में अपने सहभागियों को भेज सकते हैं। दूसरा, जो आयात और निर्यात होगा, आयात और निर्यात दोनों देशों के बीच वो मूल्य रुपये के मूल्य पर होगा, बांग्लादेशी टका के मूल्य पर होगा। तो अर्थात जो क्षेत्रीय मूल्य है उसके आधार पर होगा। हमें इसके लिए डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारा जो निवेश बढ़ेगा दोनों देशों में, आयात और निर्यात का मात्रा बढ़ जाएगा इससे। तो ये सबसे प्रमुख यूपीआई का लाभ होता है। अब यहाँ कुल मिलाकर देखिए कि जब इस तकरीब $1 अरब लगभग 83,000 करोड़ रुपए की लागत से आने की संभावना है। किसके लिए? बांग्लादेश होते हुए प्रवेश करेगी, जो 3 वर्ष पहले जो इसकी सफाई करने और इसका पुराना वापस करने के लिए योजना बनाई गई थी। तीस्ता नदी की बात हो रही है, तीस्ता नदी के लिए। तो तीस्ता नदी परियोजना को लेकर लगातार अपडेट हो रही है। हालिया कुछ दिनों में विवाद भी उत्पन्न हुआ भारत बांग्लादेश के बीच। देखिए भारत और बांग्लादेश में कुल 54 नदियों का साझा करता है। बहुत लंबे विस्तृत नदी तंत्र यहाँ पर है। तो 14 साझा नदियों के साथ भारत बांग्लादेश को जोड़ती है। बाढ़ प्रबंधन पेयजल परियोजना में हम सहयोग करते आए हैं। 1986 में गंगा जल बंटवारा समझौते के नए सिरे से लागू करने की बात की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि समग्र कारोबार समझौते जो सीपा है, सीपा पर जल्द ही बातचीत शुरू होगी। डिजिटल हरित हिस्सेदारी और समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था का व्यापार क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर आम बंगाली नागरिक हितों के लिए एक बड़ी घोषणा मिलाकर की गई। ई वीज़ा की बात की गई सुविधा, जब हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर करेंगे तो जल्द ही सुविधा मिलेगी। अभी हाल ही ई मेडिकल वीज़ा की बात हो रही है। अब 2026 में बांग्लादेश विकासशील देश बनने जा रहा है, तो विश्वास है भारत विकसित होगा। 47 तक तो स्मार्ट बांग्लादेश 2041 को लेकर भी बातें चल रही है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछ सकता है, स्मार्ट बांग्लादेश 2041 किस रूप से भारत के संबंधों को देखता है, भारत के संबंधों को देखता है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। बढ़ते क्षेत्र में जैसे विकासशील देखिएगा तो कुछ जो रियायतें भारत बांग्लादेश को दे रहा है वो सब छूट जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे वो रियायत क्या होती है, किस प्रकार की रियायतें भारत दे रहा है। तो इन सब श्रेणियों को लेकर कुछ चर्चा परिचर्चा होगी। तो यह टर्मोलॉजी आप लोग याद रखिएगा। विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 का संकल्प एक दूसरे का कैसे साझा करते। तो चलिए क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल गया। क्या मिल गया क्वेश्चन कि विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 किन मुद्दों के साथ साझा दिखते हैं, स्पष्ट करें। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो इसे अच्छे तरीके से रखिएगा। तो चलिए आगे हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंध कैसे हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए भारत बांग्लादेश की नींव क्या है। 1971 में बांग्लादेश मुक्त युद्ध के साथ ही स्थापित हो जाती है। 1970 में बांग्लादेश के मध्य सीमा विवाद, विद्रोही सहित बंटवारे मुद्दों, पर्यावरण भावनाएँ उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको साथ में चलती है। तो देखिए सबसे पहले बांग्लादेश भारत की बात करें तो इसकी सीमा साझा देखिए कितनी लंबी है, लगभग 4096 किलोमीटर। तो ये आंकड़े हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम इसके पड़ोसी राज्य जो हमारे देश के राज्य है इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो एक विस्तृत क्षेत्र बांग्लादेश के साथ हम साझा करते हैं और हमारा जो सीमा साझा है
देश का वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के ही साथ है। तो हमारे साथ रक्षा संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध ये सब और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसी के साथ अन्य राज्यों के, पड़ोसी राज्यों के, तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो इसे आप लोग एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि जो भी पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध है उसके सीमा साझा किन किन राज्यों के साथ। यहाँ देखिए पीटी में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आगे हम बात करें इसमें, देखिए वर्ष 1996 ने 70 के दशक में अच्छे संबंध थे। 1971 में आज़ाद हुआ, तो 71 से लेकर 80 तक हमारे संबंध कुछ खास रहे। फिर विवाद उत्पन्न होता है, भावनाएं, भारत विरोधी भावनाएं वृद्धि होती है। पर जैसे ही शेख हसीना 1996 में आती है, तो सत्ता में आने के बाद गंगा जल बंटवारे के एक संधि के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगति मिलती है, नई दिशा मिलती है। भारत में वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के व्यापार, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मिलकर काम किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम और भी बेहतर काम करने की उम्मीद रख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा। आर्थिक सहयोग में हम बात करें, 1 सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिएगा, कुछ चीज़ें इशू हो गई है, रुक जाइएगा। चलिए, हाँ अब सही हो गया। अब देखिए बात की विगत सहयोग की बात है, आर्थिक सहयोग की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार निरंतर वृद्धि हो रही है, सकारात्मक रूप से वृद्धि हो रही है। भारत भी बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार देश है, जिसका व्यापार निर्यात जो है, बाजारों का निर्यात लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच गया। इसके अतिरिक्त बात करें हम, वर्ष 2022 में दोनों देशों के व्यापक हितों, आर्थिक समझौते, साझेदारी, जिसे सीपा कहते हैं, अभी जो बात की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, सीपा पे एक संयुक्त अध्ययन संपन्न किया और सीपा के अतिरिक्त महत्व मिलता है। बांग्लादेश 2026 के बाद अपना अल्प विकसित देश जो LDC है वो दर्जा खोने के लिए हम विकासशील श्रेणी में आएगा, जिसके तहत वो क्या अपने शुल्क मुक्त और कोटा मुल्क बाजार को खो देगा। भारत इसके तहत उसका क्या नुकसान होगा, जो कोटा मुक्त व्यापार देता है, जो LCD जो WTO के साथ समझौता है, WTO से एक अंतर्राष्ट्रीय आम राय बनाई गई, जहां पर LDC देशों के साथ आप शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त बाजार जो करते हैं उसको है ना उसके बाद जब आप इस श्रेणी से छोड़कर विकासशील श्रेणी में आइएगा तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, ताकि ये जो स्पेशल जो LDC देश है उसको जो सुविधाएं देकर उसको उन्नत करने की बात की जाती है ना, इसके माध्यम से कुछ पैसे उनको बचते हैं, तो इसके तहत उनको हानि भारत को होगा। फिलहाल ध्यान रखना है 2026 तक। दूसरी बात और भी यादें रखनी है कि भारत बांग्लादेश व्यापार मुक्त समझौता की भी चर्चा करें, अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। सीपा की चर्चा हो रही, सीपा के बाद FTA ही आएगा, तो इसको लेकर भी चर्चा परिचर्चा करें, नए आयाम ढूंढे जा रहे हैं। अगर स्थिति की हम बात करें, प्रमुख वस्तुएं जो निर्यात की जाती है मात्रा और परिणाम सहित भारत से बांग्लादेश में, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2023 में भारत ने बांग्लादेश को लगभग कितनी वस्तुएं निर्यात की है, लगभग 6052 वस्तुएं। वित्त वर्ष 2023 में भारत का बांग्लादेश निर्यात लगभग 12.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त वर्ष 2022 में यह कितना था, 16.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए यह कारण घटने का कारण 2 कारण था, जिसमें हम वैश्विक रूप से समझ सकते हैं। पहला कारण था आपको यह यूक्रेन और रूस का जो प्रभाव पड़ा था वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और दूसरा इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच अंतर्राष्ट्रीय डिमांड जो है वो कम हुई थी, जिसके बाद भारत ने अपने कुछ चीज़ों को रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण यह आपको घटता हुआ दिख रहा होगा। हालांकि इसके बाद फिर से वृद्धि 2024 में हुई है, तो उसके आंकड़े जब आएंगे हम उसे प्रस्तुत करेंगे। अगर 2023 की बात करें, भारत से बांग्लादेश को निर्यात की जाने प्रमुख वस्तुओं में अन्य वस्तुएं जो शामिल है, उसके बाद सूती वस्त्र, धागा सबसे ज़्यादा, पेट्रोलियम आपको 1816 मिलियन, अन्य अनाज जो बात की जाती है, सूती कपड़े, मेकअप किटें जो आपको की जाती है। अप्रैल नवंबर 2023 की बात करें दौरान बांग्लादेश को निर्यात 6.98 बिलियन था। ये अपडेट दिसंबर 2023 का जो 1 जनवरी आपको 2024 को रिलीज़ की गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसके आंकड़े हैं। तो इस तरीके से आपको अपडेट जब आएंगे हम फिर बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात करें रक्षा सहयोग में क्या संबंध है, तो इसको ध्यान रखना है। रक्षा सहयोग में भारत जब इसके साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, तो भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा किए जाने सबसे लंबी भूमि है, जिसके कारण रक्षा के क्षेत्र में और भी व्यापक हमें
देखने को मिलता है असर। तो जिसमें हम अभी बात किए थे, लिस्ट आप लोगों को मैंने दिया भी था, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों देशों में संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है, जिसमें सेना अभ्यास करते हैं, एक संप्रवृत्ति करती है, नौसेना अभ्यास आपको बोंगो सागर करती है। तो यह सागर हमने एक दूसरे के साथ समझौता साझा कर रहे हैं। रक्षा सहयोग, हालांकि देखिए डिस्प्यूट का क्षेत्र तो नहीं रहा है अभी फिलहाल, बस हम लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो चीज़ें होती है, बदलाव हो रही, उसके लेकर, रक्षा को लेकर अभी 71 के बाद हमारा कुछ ऐसा हुआ नहीं जिस तरह के चीन के साथ या तो पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा विवाद रहते हैं, शांतिपूर्ण रहते हैं। लोगों का प्रवासन का मुद्दा जरूर है, ये सब मुद्दा जरूर है, पर हमारे साथ युद्ध या तो इस प्रकार के सीमा झड़प के मामले अभी तक नहीं हुए। तो अच्छा, एक हमारा पड़ोसी देश के तौर पर काम कर रहे एक दूसरे के साथ। हम अवसंरचना की बात करें, बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो ध्यान रखिएगा 2010 के बाद भारत ने बांग्लादेश में 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अधिक से ऋण उपलब्ध कराया है। तो यह ऋण है आपको बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत बांग्लादेश ने वर्ष 2015 में भूमि सीमा समझौते, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, जिसमें जलीय क्षेत्रीय जल पर समुद्री विवाद जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों की सफलतापूर्वक हल किया है और संरचना निर्माण जिससे हो सकता है। ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश वर्ष 2023 में ओखला अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया। बांग्लादेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मध्य को जोड़ता है, जिससे वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। रोड, मैं बार बार बोलता हूँ, नेशनल हाईवे की बात करें, रेलवे की जब भी बढ़ोतरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके साथ अन्य भी जो हमारे उद्योग है वो विकसित होते हैं, रोज़गार विकसित होता है, साथ रोज़गार का डिमांड विकसित होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्या करता है, निर्माण तो होता है, साथ उसके जो सब पार्ट्स है उसका भी मांग को, डिमांड को बढ़ा देता है। परिवहन की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल के जो देश है, मास्टर प्लान भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड में प्रमुख परिवहन परियोजनाओं से जोड़ता है, जिसके साथ एक शिपिंग नेटवर्क बनाता है जो भारत के आपको त्रिपुरा से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए, ध्यान रखिएगा, ये सब क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास करता है। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि हम बिम्स्टेक का भी उपयोग कर सके। ऊर्जा क्षेत्र में बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में बांग्लादेश भारत के साथ 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है। 2018 में भारत ने बांग्लादेश से पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के क्रियान्वयन सहयोग का एक ज्ञापन हस्ताक्षर कर रखा है। तो ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा होगा। साथ ही साथ अभी नेपाल के साथ बिजली लेने की भी बात की समझौते में। तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश को काफ़ी सहयोग करता है। अगर बहुपक्षीय संबंधों की बात करें तो सार्क, भारत बांग्लादेश जो है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, बिम्स्टेक, जिसमें बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग करते हैं, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय मंचों का माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और एक दूसरे के साथ अपने समझौते साझा करते हैं। अब इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें पॉजिटिव हो चुकी, कुछ नेगेटिव बातें, जैसे बांग्लादेश के बीच हमारे तनाव के मुद्दे क्या है। तो सीमा पर जल विवाद महत्वपूर्ण एक मुद्दा रहा, जिसमें हम सीमा पर जल नदी का बंटवारा, जिसमें 54 नदियों के साथ साझा करते हैं। अब तक केवल दो संधियों जिसमें गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि पर ही हस्ताक्षर हुए। बाकी जो 52 नदियाँ और शेष रह गई, उसके साथ हमारे अभी तक कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसके माध्यम से हम बेहतर प्रबंधन कर सके। अन्य नदियों में जैसे तिस्ता, फेनी मुद्दे लगातार बातें चल रही है। अभी हाल ही में तिस्ता नदी को लेकर भारत एक्टिव हुआ है, भारत अपने भेजेगा दल। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर अवैध प्रवास का मामला लगातार बढ़ता रहता है। बांग्लादेशी जो है अवैध प्रवास को लेकर शरणार्थी प्रवासी शामिल हुए, गंभीर एक मुद्दा। भारत के मुद्दे से अंतर प्रवाह भारतीय सीमावर्ती प्रभाव डालता है। ये सब मुद्दे लगातार, कुछ रिश्ते यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी थी और इस तरीके से बांग्लादेश म्यांमार को उन रोहिंग्या वापस लेने से मना किया। भारत का समर्थन चाहता है जिन्हें बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। तो इस प्रकार से रोहिंग्या का मामला हो या अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बात हो, अवैध रोहिंग्या का अवैध जो रोहिंग्या है उनके आने और जाने का जो मामला है बांग्लादेश और भारत के बीच, वो दोनों मुद्दे जो अवैध प्रवास को लेकर है। फिर उसके बांग्लादेश में बढ़ता चीनी प्रभाव की बात करें, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, BRI की, तो एक सक्रिय भागीदार है। भारत BRI का हिस्सा नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं यह कहीं ना कहीं दबाव में आपको लाता है भारत को। इन सारे मुद्दों का समाधान धीरे धीरे भारत करना चाहता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बात करते हैं
कि इसी में बात हो रही दीर्घकालिक नीति बनाएगा भारत बांग्लादेश की रक्षा सहयोग कैसे हो सकते हैं। जो बातें मैंने बताया 2047 2041 स्मार्ट बांग्लादेश की बात लगातार अब होगी, तो इसको लेकर हम तकनीकी तौर पर बातें कर रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह आपको जो विज़न जो 2047 भारत का है और स्मार्ट बांग्लादेश जो 2041 का मुद्दा है, ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के सहकारी समिति जो आपको बनाई जाती है, जिसमें आपको महिलाओं का योगदान कितना 33% आरक्षण की बात करता है। इससे क्या होगा? महिला रोजगार वृद्धि होगी, महिला रोजगार वृद्धि होगी, महिला नेतृत्व को प्रबंध मिलेगा, नेतृत्व को बल मिलेगा, महिला प्रबंधन के अवसर खुलेंगे, जिससे क्या होगा? अन्य संस्थाओं का विकास होगा। अब इसको कैसे हम यह कह सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आपको बिहार में जो है 50% का आरक्षण, महिला आरक्षण पंचायतों में है। तो महिला भागीदारी कैसे बढ़ी है, इसका केस स्टडी बिहार से आप समझ सकते हैं। नौकरियों में 33% का आरक्षण और भी 15% आरक्षण, इस तरह अतिरिक्त आरक्षण दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? महिलाओं के भागीदारी का स्तर बढ़ता है, सामाजिकरण होता है, महिला सशक्त होती हैं, जिससे हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाती है, कुछ अवसरों को छोड़ दिया जहां पर ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, पर अधिकतर मामलों में क्या हो रहा है? अधिकतर मामलों में पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज सोसाइटी को मिलता है। जब ऐसा बोला जाता है, जब एक महिला पढ़ती है तो 2 पीढ़ियाँ पढ़ती हैं। एक महिला अगर विकसित करती है तो 2 पीढ़ियाँ आपको विकसित करती हैं। तो यह धारणा जो है, आपको बिना महिला आरक्षण, जो स्पेशल आरक्षण दिए जाते हैं, उससे नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा यह काम जब ऐसा किया गया, अन्य राज्यों में भी ऐसा की जाएगी सहकारी समितियां। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपको इसकी चर्चा है, सहकारी समिति की चर्चा है, समिति की चर्चा, और ये किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। इस सब पर हम 1000 बार चर्चा कर रखे होंगे, मुझे जहाँ तक याद है। तो आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, यूट्यूब पर इसका वीडियो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट जो की नोट्स प्राप्त करना है, आप उसे बिल्कुल आप प्लस वीकली टेस्ट देना है, तो आप 599 प्लस टैक्स, जिस 614 के अप्रॉक्स पड़ेगा, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ हमसे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते। आज संडे है, तो आपको टेस्ट 11 AM में आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप उसके बाद टेस्ट दीजिएगा, जो पिछला 1 वीक का टेस्ट जो आपको एनालिसिस कराया गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसमें भारत के 10 प्रमुख देशों में होने वाला है निर्यात। तो ये आंकड़े आए हैं, भारत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े दिए गए। सबसे ज़्यादा हम किसको क्या करते हैं, निर्यात किसको करते हैं? तो सबसे ज़्यादा अमेरिका को निर्यात करते हैं, 7.73। आपको क्या होगा, या रुपया में होगा, या बिलियन में होगा, या ट्रिलियन में होगा? प्रतिशत की बात की जा रही है। क्लियर है? तो यह 7 जो भारत अगर 100% निर्यात कर रहा है, उसमें 17.73%, अमेरिका को, संयुक्त अरब अमीरात को 8.15%, नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर, ब्रिटेन, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और इटली। देखिए बांग्लादेश का भी आंकड़ा आया है, तो आपको यहाँ पर आयात निर्यात के मामले भी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसे प्रयोग कीजिएगा जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी। देखिए, एक केस स्टडी भी इसे बोल सकते हैं, या जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी की बात होगी, जिसमें एसे भी शामिल होता है, एसे में भी आप इसका डाटा यूज कर सकते हैं। देखिए, जब महिला सशक्तिकरण की बात होगी, महिला भागीदारी की बात होगी, बिना डाटा फैक्ट दिए अगर आप बात करते हैं, तो आपका जो है ना उत्तर औसत माना जाता है, और औसत उत्तर में नंबर हमेशा कम होते हैं, अंक कम होते हैं। बस आपको एग्ज़ाम का जो कटअप है वहाँ तक पहुँचा देगा। 10-15 नंबर कम रहेगा, 10-15-20 नंबर कम रहेगा। आपको एहसास होगा कि हम और भी मेहनत करते तो क्या होता कि हम सिलेक्शन मेरा हो जाता। तो ये डाटा फैक्ट आपका कमी नहीं होना चाहिए। हर मुद्दे पर डाटा फैक्ट आपको उपलब्ध होता है, बस डाटा फैक्ट को यूज़ करना सीखिए। अब इसका यूज़ जीएस के पेपर में कर सकते हैं, मेंस के पेपर में कर सकते हैं, और एसए के पेपर में भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है, महिला भागीदारी की बात आती है। तो यहाँ पर देखिए 33% सक्रिय है, भारत में सक्रिय शोधकर्ता महिलाओं की हिस्सेदारी है। 30% हिस्सेदारी महिलाओं के मिस्र की सक्रिय शोधकर्ताओं में है। अब ध्यान रखिएगा,
अब महिला शोधार्थी में जापान के कुल सक्रिय शोधार्थी कितना है, 22%। तो भारत सबसे ज़्यादा शोधार्थी के तौर पर शामिल है, उसके बाद मिस्र में, इजिप्ट में है, उसके बाद जापान में है। तो बड़ी हुई हिस्सेदारी में देखिए भारत के साथ साथ आप ये देखिए कि अमेरिका में इतना नहीं है, और भी देश जो यूरोपीय कंट्री में है शोधार्थी में नहीं है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बिना डाटा के लेआउट की आप बात कर पाइएगा। आपको लगेगा पहली बार अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी शोधकर्ताओं में कहाँ होगा, जहाँ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही होंगी, तो अमेरिका, यूरोप की किसी कंट्री का नाम आएगा। देखिए वो जो दूरों दूर तक यहाँ पर शामिल नहीं है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 33% भारत का, उसके बाद मिस्र का, उसके बाद जापान का है। तो यह कहीं ना कहीं लैंगिक समानता की उम्मीद को और भी बढ़ा देता है। अगर लैंगिक समानता 2052 से पहले आने की उम्मीद नहीं है तो विश्व में हम अगर बात करें, विश्व के गणित, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस महिलाओं शोधार्थियों की संख्या बढ़े, लेकिन शोध के क्षेत्र में लैंगिक समानता का 50% पुरुष है, 50% महिला है। तो इस तरह की समानता जब आएगी तो वो कब तक आने की संभावना है, 2052 तक। देखिए वर्ष तक ही लैंगिक समानता आएगी। और यह आंकड़ा आपको और भी बेहतर कराएगा। जहाँ पर आप डाटा महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला भागीदारी की बात करें, तो इस डाटा का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्मार्ट बनिएगा, स्मार्ट स्टडी के साथ चीज़ों को इनपुट कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आप अगर ऐसा करते हैं तो औसत उत्तर जाएगा, लगातार परेशान रहिएगा। अगर हम बात करें पेटेंट में फाइलें भी कम हो पा रही है। अभी हम देखिए बड़ी हुई महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए देखिए शीर्षक जारी किया गया, रिपोर्ट में ये बातें की गई, प्रोग्रेस टुगेदर जेंडर्स इक्वलिटी एंड रिसर्च एंड इनोवेशन R&D की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है। 2024 रिव्यू में बात की गई कि भारत पिछले दशक में सक्रिय शोधार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी सालाना 2% की दर से बढ़ रही है। तो आपको यहाँ से डाटा फैक्ट मिल गया, कितना प्रतिशत से बढ़ रही है, 2% से, जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर वाला होगा। नीदरलैंड ही इस मामले में भारत से आगे है। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड, जहाँ पर सालाना की बात हो रही है, सालाना वृद्धि दर की बात हो रही है, औसत हिस्सेदारी यह है। अब पर सालाना वृद्धि कितनी हो रही है, पर दर कितना, दर प्रतिशत प्रति वर्ष कितना हो रहा है वृद्धि, तो इसमें 2% से वृद्धि भारत में। उससे पहले आपको मिस्र है और नीदरलैंड है, 2 ही देश है। भारत इसमें भी 3 स्थान पर है। तो ये आंकड़े आपका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत महिला शोधार्थियों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, समानता, लैंगिक समानता की बात हो रही, तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, प्रश्नों के घेरे में है परीक्षाएँ। हम मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश की परीक्षा की बात कर लें, या UGC नेट में परीक्षा प्रश्न लीक की बात कर लें। जब CSR नेट में आयोजन की बात करें, स्थगित करना पड़ा, ये सब आंकड़े आए हैं। छात्र UGC नेट में 9 लाख से अधिक छात्र बैठे, अब तक उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। ये सब बातें हुई, कैसे भरपाई करेगा, इसके साथ समय की बद्धता समाप्त होती है, मेंटल हरासमेंट होता है, पारिवारिक सामाजिक दायित्व होता है। ये सब मामले जो है ना कहीं संदिग्ध है। हम इसे केवल आर्थिक नुकसान के आधार पर नहीं देख सकते हैं। आर्थिक नुकसान हुआ होगा यह नहीं है, यह सामाजिक नुकसान भी है, यह मानसिक भी क्षति आपको देखने को मिलेगी। प्रतिष्ठा के अवसरों की कमी को, प्रतिष्ठा के अवसर की कमी, ये सब मामले इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद हम जब इस प्रकार की घटना घट जाती है, देखिएगा एक बच्ची ने जब मेडिकल JEE वाला जो पेपर लीक हुआ नीट JEE का, तो एक बच्चे ने जब कोटा में सुसाइड कर लिया। सोच के देखिए, और भी बच्चों ने सुसाइड किया था, पर उस बच्चे का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद समझ सकते हैं उसकी क्षति केवल परीक्षा के सही मानक कर लेने से हो जाएगी। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी किसी का जीवन। अब यह मत बोलिएगा कि बच्चे को सही डिसीजन करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर आप उस स्थिति में आ जाइएगा ना, तो आप भी यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति इससे प्रेरित होते हैं, पर अवसर की स्थिति को समझने की आवश्यकता है कि उस बच्चे की स्थिति क्या रही होगी, जिसके आधार पर वो हार्ड डिसीजन, मरना सबसे मुश्किल डिसीजन माना जाता है विश्व का, जीना सबसे आसान होता है, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएगी खाने के लिए, रहने के लिए, ओढ़ने के लिए, पर आप मरने के लिए जब सोचते हैं ना, तो लाख दफ़ा हज़ार ही बातें आपके नज़र से गुजरती। इसलिए इसे आसान मत समझिएगा। जब ऐसी घटना कोई करता है तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है किस पर, पारिवारिक परिवेश पर, सामाजिक परिवेश पर, प्रशासनिक परिवेश पर, राजनीतिक परिवेश पर, और हमारे शासन व्यवस्था के मजबूत स्तंभ निर्णय निर्माता कर्ताओं के द्वारा जो नीति निर्देशन किया जाता है उन सारी संस्थाओं पर।
तो ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। एक मौत कितने लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपने कैसा सिस्टम बना रखा है जिस पर एक परीक्षा मात्र लीक हो जाए से कोई बच्ची इस तरह से अगर सुसाइड कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है, वो मर जा रही है तो उसके सपने ही नहीं मरते हैं। आपका पूरा शासन तंत्र का जो ताना बाना है ना, उसके लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ कर जाती है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि हम बेहतर प्रश्न के घेरों को सुधार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले क्या हुआ उसको चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। और मैं जब पटना में जब पेपर लीक हुआ था आपको बीएसएससी का, उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें दो टूक में बात करा, दरोगा का पेपर, कौन सा पेपर आप लोगों को लीक नहीं होता। यूपी में पेपर लीक हुआ, उस पर भी मैंने बात करा था, साफ शब्दों में बोला था, जब तक नज़ीर पेश करने वाली सजाएं नहीं लेकर आइएगा, लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पर सजाएं नहीं दीजिएगा जिससे लाखों लोग देखें समझें। और जो इसके लिए दुस्साहस कर लेते हैं ना, पैसे जिनके पास अधिक पैसे है और वो हम सीट बुक करा लेंगे, तो उनके लिए भी नज़ीर पेश होने चाहिए। उनकी भी सारी पुस्तों में इस प्रकार की चीज़ों को बंद कराने की आवश्यकता होगी। एक बार देश में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम इन सभी चीज़ों को निसंदेह रोक पाएंगे। नहीं तो ढाक के 3 पात जैसे कामें होते रहेगी। इतना बड़ा लेख हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि विश्वसनीयता भंग ही नहीं होती है। वो क्या होता है, दुस्साहस करने वाले का दमन करने की आवश्यकता है। इसके सक्षम कैसे होगी, शासन प्रशासन जो लोग लगे हुए हैं उनको बैन करने की आवश्यकता है। उनकी सारी आने वाली पीढ़ियों, देखिए होता है, मैंने इसका एक तरफी सोचिएगा कि फिर आने वाली पीढ़ियों क्या दोष रहेगा सर। तो वर्तमान पीढ़ी ही तो निर्माण करती है भविष्य की पीढ़ी का। तो ये चीज़ आपको समझने की, और जब तक वर्तमान सजग नहीं रहेगा ना, जवाबदेह नहीं रहेगा, तो उसकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी काम। उसके लिए वर्तमान का निर्माण करने, जैसे हम सतत विकास की बात करते हैं ना, सतत विकास क्या है? सतत विकास वर्तमान की पीढ़ी को ना एक निर्देश दे रही है कि आपको काम कैसे करनी है, आपको जवाबदेह बननी है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो यही काम आपको इस संदर्भ में भी जोड़कर देखना होगा कि वर्तमान पीढ़ी को जवाबदेह बनाना होगा। उसके लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान करना होगा। ये सब चीज़ें होंगी। उसके लिए जितनी भी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक जितने भी लोग लगे हुए इस रैकेट में, उसको बंडा तोड़ करनी होगी। अब कोई नेता इसमें लगा रहता है। यूपी में आपको टीचर वैकेंसी को लेकर मामले देखने को मिले, क्या हुआ? ढाक के 3 पात कोर्ट के दरवाजे वो लोग घूम रहे हैं, रद्द हो रहे हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं है शासन प्रशासन कि मेरे यहाँ क्या हुआ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सीधे सी सेंधमारी की बात होती है, ये सब चीज़ें होती है। तो कुल मिलाकर जब हम बात करेंगे, विश्वसनीयता बनानी है, लोकतंत्र को स्थापित करना है, भविष्य बच्चों को भविष्य के निर्माण में सहयोगी बनवाना है ना, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी। नहीं तो हम केवल द्वेष और रोष का ही सामना करेंगे। इन सब चीज़ों के साथ चलिए फिर हम मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ कल। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, इसलिए समस्या हो रही है क्या कि नेट का इशू है, ठीक है ना। कुछ मैं हेल्थ इशू के कारण घर में किन्हीं लोगों का तबीयत ख़राब हो गया, जिसके कारण मैं अभी बाहर हूँ। इसलिए कुछ वीडियो कुछ दिन तक दिक्कत होगी, अपलोड होने में समय के साथ नहीं होगी, तो कोऑपरेट कीजिएगा। बाकी चीज़ें हम लोग जैसे ही मैं ऑन साइट पहुंचता हूं, जहां से मैं क्लास लेता हूं आप लोग के लिए, तो रेगुलर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है ना। पैनिक होने की स्थिति की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी चीज़ें इतना दे रखा आप लोगों ने, अगर पीछे की चीज़ों को ही रिवाइज कीजिएगा तो आने वाले 1 साल का कोई भी एग्ज़ाम हो ना, 1 वर्ष का, उसकी चीज़ें अपडेट रहेंगी आपकी। बस है आपको क्या करना है, करेंट के साथ उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।